Hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. So in this video हम World of Work means wow की यूनिट 16 मार्केटिंग रिसर्च को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केटिंग है क्या। तो मार्केटिंग बेसिकली कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल जब अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करता है एंड उसके लिए वो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग के अंडर आती हैं। इसके अंदर हमारा प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजिंग हो गया या फिर सेलिंग टू कंज्यूमर्स हो गया, जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करना, एडवर्टाइज़ करना एंड कंज्यूमर्स को सेल करना, ये हमारा मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। जो मार्केटिंग है ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत एसेंशियल होती है एंड ये इंक्लूड क्या करती है, राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, जो प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना, डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स लिखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका प्रोडक्ट या सर्विस है वो पब्लिक की नज़रों में आए। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, किस तरीके से कस्टमर्स के साथ बिहेव करना है, डील करना है उनके साथ, ये हो जाएगा कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना। इस्टेब्लिशिंग बिजनेस एंड मार्केट सेगमेंट्स, बिजनेस एंड मार्केट सेगमेंट्स को इस्टेब्लिश करना। कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करना। जो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हेल्प करती है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में। इसके बाद हमारा आ जाता है स्टेप्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी होते हैं लेने। तो सबसे पहला है हमारा स्टडिंग द मार्केट, मतलब जो कंज्यूमर है उनकी नीड्स और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, जो हमारी मार्केट है उसको स्टडी करना। इसके बाद आ जाएगा सर्वेइंग एंड रिसर्चिंग, सर्वे करना और रिसर्च करना कि जो कंज्यूमर्स हैं वो चाहते क्या हैं, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना कि व्हाट पीपल्स वांट, ये हमारा सर्वेइंग एंड रिसर्चिंग है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटिंग द राइट प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो डेवलप होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड्स, कि जो मार्केट है उसकी डिमांड क्या है उसके बेसिस पे जो प्रोडक्ट है वो डेवलप होना चाहिए। तो प्रेजेंटिंग द राइट प्रोडक्ट और सर्विस। एंड लास्ट स्टेप है हमारा क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज़। क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हो गया कि जो कंज्यूमर है वो क्या नीड रखता है और किस तरीके से जो हम अपने प्रोडक्ट की सेल्स है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हमारा क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज़ में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा व्हाट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। एज पर द टाइटल ऑफ दिस यूनिट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। हमने मार्केटिंग पढ़ लिया, व्हाट इज़ मार्केटिंग, उसके स्टेप्स क्या हैं। अब हम जानेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है। सो बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इसकी, सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट के अंदर हो रही जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को सिस्टमैटिकली गैदर करना, रिकॉर्ड और एनालाइज रखना डाटा रिलेटेड टू द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उनका डाटा एनालाइज एंड रिकॉर्ड रखना, ये हमारा बेसिकली होता है मार्केटिंग रिसर्च। कि आप मार्केट की रिसर्च कर रहे हो कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन द मार्केट इन प्रेजेंट टाइम किस तरीके से उनकी सेल्स इम्प्रूव हो रही है, क्या मार्केट में डिमांड में प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा है एंड क्या ज़्यादा हो सकता है, जो डिमांड में ज़्यादा नहीं है उसमें क्या मिस्टेक्स आ रही है, बेसिकली हमारी हो जाएगी मार्केटिंग रिसर्च। इसके बाद मार्केटिंग रिसर्च का पर्पस क्या होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च का पर्पस यही हो गया कि जो बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स हैं वो जान सके कि जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स क्या हैं एंड वो बिजनेसेस ऑफर कर सके व्हाट पीपल एक्चुअली वांट टू बाय, वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, वो सर्विसेज लॉन्च करे जो कंज्यूमर्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। नॉट अ परफेक्ट साइंस as consumer behavior constantly changes, collects facts and opinions in an orderly way, helps business identify what sells best। कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गई बेसिकली कि जो बिजनेसेस हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मार्केट में क्या चीज़ डिमांड में है एंड किस तरीके से वो अपनी सेल्स को बेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च करनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या होगा कि जो बिजनेस रिस्क हैं वो
रिड्यूस हो जाएंगे। बिजनेस रिस्क, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है अगर उसका कॉस्ट बहुत ही इंक्रीज़ कर कोई कंपनी सेल कर रही है तो वो लॉस में जाएगी। तो ये मार्केटिंग रिसर्च उनको हेल्प करता है कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, मार्केटिंग रिसर्च से जो भी मार्केट के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं पहले ही, एंड उन इश्यूज को रिपीट ना करते हुए उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। फाइंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो बिजनेस है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। एड्स इन डिसीजन मेकिंग, ये रिसर्च के बेसिस पे एक्शनेबल प्लान्स को डेवलप करता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करता है कि जो भी रिसर्च करी है उसके बेसिस पे हम एक परफेक्ट एक्शनेबल प्लान या फिर डिसीजन डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया मार्केटिंग रिसर्च इन स्मॉल वर्सेस लार्ज बिजनेसेस। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो स्मॉल और लार्ज दोनों बिजनेसेस में यूज़ होती है, बट दोनों में अलग अलग तरीके से है। बिकॉज जो स्मॉल बिजनेसेस हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद कंज्यूमर्स, जो कि इस रिसर्च को क्विकर एंड मोर पर्सनल बना देते हैं, जबकि जो लार्ज बिजनेसेस हैं वो रिले करती हैं ऑन एक्सपर्ट्स एंड फॉर्मल स्टडीज़ टू अंडरस्टैंड द मार्केट। जो लार्ज बिजनेसेस हैं वो एक्सपर्ट्स या फिर फॉर्मल स्टडीज़ का वेट करती है, उन पे डिपेंडेंट है मार्केट के अंदर जो भी चल रहा है उसको समझने के लिए। इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ रिसर्च होती है, पहला इनफॉर्मल रिसर्च एंड दूसरा फॉर्मल रिसर्च। इनफॉर्मल रिसर्च एग्जाम्पल आस्किंग कस्टमर्स फॉर फीडबैक इज़ कॉमन इन स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है सेलर का एंड कस्टमर का, तो इसीलिए वो फीडबैक के लिए आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। बट जो फॉर्मल रिसर्च होती है दैट इज़ ऑर्गेनाइज दिस प्रोसेस टू मेक इट सिस्टमैटिक, वो इस सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने को फॉर्मल रिसर्च कहते हैं। देन हमने अभी पढ़ा कि जो मार्केटिंग रिसर्च है एंड मार्केट की रिसर्च है, ये दोनों दिखने में तो सेम हैं, मतलब भी सबको सेम लगता है, बट ये दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। जो मार्केट रिसर्च है दैट इज स्टडी ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट डिमांड, एंड जो मार्केटिंग रिसर्च है दैट इज स्टडी ऑफ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू मार्केटिंग। बेसिकली अगर आप इजी वे में समझो, जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एक बिग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड उस ही बिग कॉन्सेप्ट के अंदर एक स्मॉल पार्ट है जो कि है हमारा मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में सिर्फ कंज्यूमर्स एंड उनकी डिमांड की स्टडी होती है, जबकि जो मार्केटिंग रिसर्च में है उसमें हर एक चीज़ की स्टडी होती है रिलेटेड टू मार्केट। जो मार्केट रिसर्च है वो नैरो है एंड जो मार्केटिंग रिसर्च है वो ब्रॉड है। नैरो मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है कस्टमर्स पर एंड जो मार्केट के अंदर ट्रेंड में है, ठीक है, डिमांड में है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन जो मार्केटिंग रिसर्च है वो कस्टमर के बिहेवियर को, प्रोडक्ट को, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करती है। जो मार्केट रिसर्च है वो हेल्प करती है बिजनेस को टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट, और जो मार्केटिंग रिसर्च है इट हेल्प्स बिजनेसेस क्रिएट अ बेटर प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्लान्स। जो मार्केट रिसर्च है ये कंज्यूमर की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस पर को ध्यान देती है, एंड जो मार्केटिंग रिसर्च है वो एडवर्टीजिंग, प्राइसिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉम्पिटिशन्स को भी ध्यान में रखते हुए चलती है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कोई एक पिज़्ज़ा कंपनी है, कंपनी ने एक मार्केट रिसर्च करी, उसके अंदर वो क्या देखेंगे कि जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, क्या उन्हें जो उनका पिज़्ज़ा बनाया हुआ है वो पसंद आ रहा है, ठीक है। एंड मार्केटिंग रिसर्च जब वो करेंगे तो वो पिज़्ज़ा कंपनी क्या देखेगी कि बेस्ट वे क्या है अपने पिज़्ज़ा को एडवर्टाइज़ करने का और सेल करने का, जिससे कि जो पिज़्ज़ा की सेल्स हैं वो और बढ़ सके। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मार्केट रिसर्च है व्हाट डू पीपल वांट, और मार्केटिंग रिसर्च हो गया हाउ कैन वी सेल बेटर, हम किस तरीके से इसे और बेटर तरीके से सेल कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, जिसमें हमें एक पैराग्राफ गिवन है, जिसको पढ़ने के बाद हमें नीचे 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में बेसिकली आपको बता रखा है कि एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक नया फ़ोन लॉन्च कर रही है, जो कि डिज़ाइन करा है 15 to 18 ईयर ओल्ड के बच्चों के लिए, मीन्स टीनेजर्स के लिए। नाउ आप एक लेटेस्ट एम्प्लॉय है इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और आपको टास्क मिला है कि आपको डिसाइड करना है कि उस फ़ोन में क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस गिवन हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कंपनी के ऑनर ने दिया है, जो कि हमारा 70 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, जो कंपनी का ओनर है उसकी एज 70 ईयर्स है एंड उसने जो अपना ओपिनियन दिया है, उसने कहा है कि जो फ़ोन है उसमें एक फ़िज़िकल कीबोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो उनका फेवरेट फीचर है फ़ोन के अंदर। ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी में हमारा पेरेंट्स का व्यू ले रखा है, जो कि पेरेंट्स हैं 15 to 18 ईयर्स ओल्ड। उनका ओपिनियन ये है कि जो फ़ोन है उसके अंदर लोकेशन शेयर करने वाली ऐप होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने चिल्ड्रंस पर ट्रैक रख सके कि वो कहाँ हैं। सो ये ऑप्शन बी है। एंड ऑप्शन सी हमारा टीनेजर्स का व्यू पॉइंट है विद द एज ऑफ 15 to 18 ईयर्स ओल्ड। और उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनका है कि जो उन फ़ोन है उसके अंदर गुड गेमिंग डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, 3 ऑप्शंस हो गए हमारे पास। पहला कि उसमें एक फ़िज़िकल कीबोर्ड होना चाहिए विच इज़ गिवन बाय अ 70 ईयर ओल्ड पर्सन। सेकेंड हमारा टीनेजर्स के पेरेंट्स का ओपिनियन है कि उसके अंदर एक लोकेशन शेयर की जो चीज़ है वो हमेशा रहनी चाहिए, जिससे कि वो अपने चिल्ड्रंस पर ट्रैक रख सकें एंड पता कर सके कि उनका बच्चा है कहाँ। एंड थर्ड ऑप्शन है जो कि टीनेजर्स का ओपिनियन है कि जो फ़ोन है उसके अंदर गुड गेमिंग डिवाइस होना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु इज़ बेस्ट प्लेस टू डिसाइड विच फीचर शुड बी इंक्लूडेड इन फ़ोन एंड वाई। तो आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है एंड आपने वो क्यों चूज़ करा कि वो उस फ़ोन के अंदर वो फीचर इंक्लूड होना चाहिए। तो देखो, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, बट एज़ पर दिस सिनारियो जो ये फ़ोन है वो डेवलप ही टीनेजर्स के लिए किया जा रहा है, तो इसीलिए जो उनका व्यू पॉइंट है आई थिंक सो वो प्रेफरेंस में रहना चाहिए। हु इज़ लाइकली टू बी द डिसीजन मेकर व्हेन इट कम्स टू द परचेज ऑफ दिस फ़ोन, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट और टीनेजर्स। वट एवर योर आंसर, हाउ डू यू नो। ठीक है, इन क्वेश्चन 2 आपको बताना है कि जब उस फ़ोन को ख़रीदने की बारी आएगी तो किसका जो डिसीज़न है वो प्रेफर करना चाहिए, कौन डिसीज़न मेकर रहेगा। तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स डिसीज़न मेकर रहेंगे, क्योंकि वही हैं जो उस फ़ोन को परचेज़ करेंगे। बिकॉज जो 15 to 18 ईयर्स ओल्ड हैं वो पेरेंट्स को प्रेशराइज करेंगे टू परचेज़ दैट फ़ोन, बट डिसीज़न पेरेंट्स का रहेगा क्योंकि पे उनको करना है उस डिवाइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विल प्राइस बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, तो ऑफ कोर्स यस, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो एक अपने बजट को सेट रखते हैं कि इस बजट के अंदर एक काम होना चाहिए। अगर वही बाय कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को तो ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो मैटर करेगा, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके लिए जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, अफोर्डेबल बना सकती है दैट प्रोडक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ प्राइस विल बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच फीचर कैन बी अफोर्ड टू कट फ्रॉम दिस फोन। अगर जो प्राइस है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है, तो क्या फीचर है जो कि फ़ोन में से कट किया जा सकता है। तो फ़ोन में से क्या कट किया जा सकता है, बिकॉज जो 15 to 18 ईयर्स ओल्ड हैं, टीनेजर्स हैं, दे प्रेफर टू टच स्क्रीन फ़ोन्स। सो इसीलिए हम ऑप्शन ए जो है उसको प्रेफर नहीं करें तो बेटर है, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है, कस्टमर्स के लिए बनाया जा रहा है। सो उनकी जो प्रेफरेंस है उसको प्रायोरिटी में रखना चाहिए। सो दिस वाज द एक्टिविटी। इसके बाद हम आ जाते हैं टारगेट ग्रुप्स पर। टारगेट ग्रुप क्या होता है, हमने अभी देखा कि जो कंपनी थी वो 15 to 18 ईयर्स एज के चिल्ड्रंस के लिए फ़ोन बना रही थी। तो जो उस कंपनी के उस प्रोडक्ट का टारगेट था वो ग्रुप क्या था, एट द एज ऑफ 15 to 18 ईयर्स। तो टारगेट ग्रुप वही होता है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पीपल दैट अ बिजनेस और मार्केटर फोकसेस ऑन व्हेन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस जब अपने
कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक टारगेट रखता है कि इस टाइप की ऑडियंस रहेगी मेरी, सो वही ऑडियंस है हमारी टारगेटेड ग्रुप। It involves categories audience based on different criteria as socio-demographic factors. Socio-demographic factors हो गए जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ठीक है। इनके बेसिस पे जो है अलग अलग टारगेट ग्रुप बन सकते हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल से ही समझ आ रहा है कि लोकेशन, कंट्री, अर्बन है, रूरल है, तो इस तरीके से ये फैक्टर भी हो गया। एंड लास्ट है पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि हॉबीज़ हो गई, लाइफस्टाइल हो गया कस्टमर का, एंड क्या जो कंज्यूमर है वो प्रेफरेंस करता है इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कैटेगरीज ऑफ ऑडियंस। द गोल इज़ टू आइडेंटिफाई हु विल बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन अ प्रोडक्ट और कैंपेन। उस प्रोडक्ट और कैंपेन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन रखेगा, वो वही हमारा टारगेट ग्रुप होता है। अब जो ये टारगेट ग्रुप है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस हेल्प्स बिजनेस क्रिएट इफेक्टिव एंड पर्सनलाइज कैंपेन्स। उसी कैटेगरी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो डेवलप करा जाएगा, ठीक है। इससे जो बिजनेस है वो ग्रो होगा। फैक्टर्स दैट इंक्लूड टारगेट ग्रुप सिलेक्शन इंक्लूड, इन टारगेट ग्रुप को सेलेक्ट करने को क्या इन्फ्लुएंस करता है, वो फैक्टर्स हैं। पहला है ब्रांड पोजीशनिंग, जो ब्रांड है उसकी पोजीशन कहाँ लाए करती है। हाउ अ ब्रांड वांट्स टू बी परसीव्ड इन द मार्केट, जो ब्रांड है वो किस तरीके से इमेज बनाकर रखता है इन द मार्केट, वो है हमारा ब्रांड पोजीशनिंग। एग्जाम्पल यहाँ हमें दे रखा है, इफ़ अ ब्रांड सेल्स लग्जरी प्रोडक्ट्स इट टारगेट्स हाई इनकम कंज्यूमर्स। जिनकी लो इनकम्स है वो ऑफकोर्स लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो उनके टारगेट ग्रुप कौन से हैं, वो लोग जिनकी इनकम हाई है, जो कि उनकी लग्जरी प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। इफ़ अ ब्रांड प्रमोट्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इट टारगेट्स एनवायरमेंटली कॉन्शियस बायर्स। अगर कोई ब्रांड है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है तो उसका टारगेट इन्वायरमेंटलिस्ट की साइड होगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस पीपल हैं वही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। सेकेंड फैक्टर हमारा हो जाता है मार्केट्स बीइंग टारगेटेड। कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस बाय लोकेशन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। हर एक लोकेशन पे रहने वाले कंज्यूमर्स या कस्टमर्स का बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि जो उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल, those people who are living in Europe may prefer organic products, while in Asia price and functionality might matter more. यूरोप जैसी कॉन्टिनेंट्स में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, जबकि जो एशिया है उसके अंदर जो प्राइस है और फंक्शनैलिटी है उस प्रोडक्ट की, उसे देखते हुए जो प्रोडक्ट है वो मैटर करता है। देन एक और फैक्टर आ जाता है हमारा एज रेंज। जो डिफरेंट जनरेशन है उनके डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं एंड कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर इन द हैंडआउट हमें 4 जनरेशन्स के बारे में दिखा रखा है। बेबी बूमर्स जो 1996 से 1964 के टाइम पे बॉर्न हुए हैं वो, जनरेशन एक्स जो 1965 से 1980, मिलेनियल्स 1981 टू 1996 एंड जनरेशन जी फ्रॉम 1997 टू 2012। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। तो जो मार्केट रिसर्च है उसके अंदर 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मार्केट रिसर्च कंसिस्ट करती है। पहला स्कोप, डिटरमाइंस व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट विल बी स्टडीड। स्कोप में ध्यान रखा जाता है कि मार्केट के किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। डिफाइंस वेयर मार्केटिंग रिसर्च विल बी अप्लाइड। एग्जाम्पल, स्टडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट आया है उसके रिलेटेड जो कस्टमर है उसका क्या रिव्यू है, क्या प्रेफरेंस है, उसको देखना जो है स्कोप आ जाएगा। स्कोप बेसिकली जो रिसर्च फोकस है उसको डिफाइन करता है कि रिसर्च को क्लियर फोकस इंश्योर करने के लिए जो स्कोप है वो एक बाउंड्रीज सेट कर देता है।
इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सैम्पलिंग। आइडेंटिफाइज द टारगेट ग्रुप्स फॉर रिसर्च। सैम्पलिंग में कौन टारगेट ग्रुप्स रहेंगे रिसर्च के लिए, वो आइडेंटिफाई किया जाता है। इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ओपिनियंस फ्रॉम अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड द होल मार्केट। उस टारगेटेड ग्रुप, सेलेक्टेड ग्रुप के जो लोग हैं उनसे ओपिनियंस मांगना और उन ओपिनियंस को कलेक्ट करना और जो होल मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करना सैम्पलिंग हो गया। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इफ़ रिसर्चिंग अ न्यू फ़ोन शुड वी आस्क टीनेजर्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स। अगर कोई भी एक न्यू फ़ोन रिसर्च हो रहा है तो उसके लिए टीनेजर्स, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स किनके व्यू पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट करने चाहिए। सैम्पलिंग बेसिकली मतलब हो गया कि चूजिंग द राइट ऑडियंस, राइट ऑडियंस को चूज़ करना ही हमारा सैम्पलिंग है। थर्ड फैक्टर है हमारा क्वेश्चनर डिज़ाइन। द टूल यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। जो जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उन रिस्पोंडेंट से, जिस प्रोसेस से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वही हमारा क्वेश्चनर डिज़ाइन है। अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर इंक्लूड्स रिटन और वर्बल क्वेश्चंस। इसके अंदर रिटन या फिर वर्बल क्वेश्चंस होने चाहिए। अ गुड क्वेश्चनर शुड, कोई भी क्वेश्चनर्स डिज़ाइन गुड कब होगा, जब वो मोटिवेट करेगा रिस्पोंडेंट्स को टू गिव एक्यूरेट एंड कंप्लीट आंसर। क्योंकि जो रिसर्चर है उन्हें एक बेटर कंक्लूज़न निकालना पड़ता है, तो उसके लिए उन्हें एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें गुड क्वेश्चन से ही मिल सकती है। इंक्लूड रेलिवेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस पूछो उनसे जो कि उन्हें समझ आए, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चनर डिज़ाइन हमारा क्या हो गया, राइट क्वेश्चंस क्रिएट करना टू आस्क फॉर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, जो हमें रिस्पॉन्स करेंगे उनसे पूछने के लिए। देन फोर्थ फैक्टर है हमारा डाटा कलेक्शन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करना। कलेक्ट्स रिस्पॉन्सेज थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन फॉर्म्स। किसी भी तरीके से हम रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। द वे डाटा इज़ कलेक्टेड अफेक्ट्स इस रिलायबिलिटी। जो डाटा कलेक्ट करा जाता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो फॉर्म है वो भी अफेक्ट करता है उस डाटा के कंक्लूजन को। गुड डाटा कलेक्शन इंश्योर द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ मीनिंगफुल। अगर जो डाटा है वो सही है तो वो इंश्योर करेगा जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी गई है वो मीनिंगफुल है, अनरेलेवेंट नहीं है। इसके बाद डाटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस, फिफ्थ फैक्टर। नॉट ऑल कलेक्टेड डाटा इज़ यूज़फुल। जितना भी हमने डाटा अभी तक कलेक्ट करा है उसमें जो सारा डाटा है वो यूज़फुल नहीं होगा। डाटा क्लीनिंग रिमूव्स एरर्स, इररेलेवेंट और डुप्लीकेट रिस्पॉन्सेज। जो भी इररेलेवेंट रिस्पॉन्स या फिर एरर्स है उन्हें रिमूव करती है डाटा क्लीनिंग। डाटा एनालिसिस हेल्प बिजनेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन द रिसर्च फाइंडिंग्स। एंड जो डाटा एनालिसिस है, जो डाटा क्लीनिंग है, वो जितने भी एरर्स हैं, इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेज हैं, उनको हटा देती है। एंड एनालिसिस जो होती है वो हेल्प करती है, क्योंकि जो रिसर्च की फाइंडिंग्स है, ठीक है, अब उन फाइंडिंग्स को बिजनेसेस को भेज दिया जाता है एंड वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके, उसके लिए हमारा डाटा एनालिसिस हेल्प करता है। दिस स्टेप इंश्योर ओनली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग।